नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईआईटी रुड़की में आपदा पर आयोजित कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित किया। ऐसे में सीएम ने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में तकनीक और नवाचार को अपनाकर प्रदेश को सुरक्षित बनाएंगे। इसके अलावा भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उन्नत रणनीतियां और बचाव उपायों पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत, उपनिदेशक प्रोफेसर यूपी सिंह सहित अन्य विशेषज्ञ मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और सहयोग से हमारी सरकार भी आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। हमने जहां एक और आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, एआई आधारित चेतावनी प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं, वहीं डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियानों और आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के माध्यम से हमने आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। इसके साथ ही हमने आपदा स्थिति में त्वरित कार्रवाई हेतु रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित करने के साथ ही ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से भी आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की शुरुआत की है, जिससे इन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। यही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि समय रहते आपदा की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके अलावा हम अधिक ऊंचाई में स्थित झीलों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष सेंसर लगाने के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु पर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमर्जरी के उपयोग की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमने राज्य में वनाग्नि की चुनौती से निपटने के लिए फॉरेस्ट फायर अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा समग्र वनाग्नि प्रबंधन कार्य योजना को भी लागू किया है। हमने इन सभी तकनीकी नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन से आईआईटी रुड़की का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, आगे भी आईआईटी रुड़की हमारी सरकार के साथ मिलकर विभिन्न नवाचारों के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण सहित अन्य क्षेत्रों में भी उसी प्रकार सहयोग करती रहेंगे। इसके लिए मैं आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर पंत सहित समस्त शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और तकनीकी टीम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने देश में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में, जहां भूकंप का जोखिम सदैव बना रहता है, ये तकनीकी जीवन रक्षक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारी सरकार आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर इस प्रणाली के विस्तार के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही हम आईआईटी रुड़की के सहयोग से भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग के साथ साथ बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जहां एक और हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है, वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंग रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन भी किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के परंपरागत जलीय स्रोतों और बरसाती सहायक नदियों का चिन्हीकरण करके उनका उपचार किया जाए। जो जल स्रोत हमारे सूख गए हैं, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, फिर से उनको रिचार्ज किया जाए। हमारे इसमें गाड़, गधेरे, नौले, धारे, ये सभी स्थान, अनेक स्रोत जो हमारे लिए जीवन दायक होते थे, उन सभी को
फिर से रिचार्ज करने की दिशा में काम किया जा रहा है। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम भी प्रारंभ किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस छोटी सी पहल से हम हिमालयी क्षेत्रों में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार अपनाए गए विभिन्न नवाचारों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आपदा के जोखिमों को कम करने के लिए मानकों के अनुरूप सुरक्षित घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही मैं सभी अधिकारियों से भी यह भी आग्रह करता हूं कि प्रदेश में चल रहे सभी निर्माण कार्यों और विकास कार्यों में पूरी तरह से सुरक्षा के मानकों के अनुरूप कार्य हो, ताकि हम सभी मिलकर हमारी देवभूमि उत्तराखंड को और अधिक सुरक्षित और आपदा संवेदनशील बना सकें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यशाला हमारे इस संकल्प को पूरा करने के साथ साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण सतत विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू किए हुए लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है। यूसीसी को लेकर आम जनता में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। चारों तरफ लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में नागरिक तेजी से पंजीकरण के लिए आगे आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी सभी नागरिकों की सुरक्षा और समान अधिकारों की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लागू होने से समाज में पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का विश्वास इस कानून के प्रति मजबूत हुआ है। यूसीसी का अच्छा प्रभाव है और सभी लोग उसको बहुत सराह रहे हैं। चारों तरफ जो है आज तेजी से रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, आ रहे हैं और ये सुरक्षा का भी, सबकी सुरक्षा की गारंटी है इसमें। और चलिए इससे भी शुरू कर लेते हैं देहरादून का। देहरादून में कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय पर कूच किया। उधम सिंह नगर में किसान आत्महत्या के मामले में आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में जुलूस निकाला जा रहा है। तो इस वक्त की हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस मुख्यालय से पहले ही भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक दिया गया। यह अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। कानून व्यवस्था पर कांग्रेसियों ने सवाल उठाया है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाला जा रहा है। तस्वीरें भी आ रही हैं। तो पुलिस मुख्यालय से पहले ही पुलिस ने इनको रोक दिया है। महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी और साफ तौर पर कांग्रेस के झंडे और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सड़कों पर उतरे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को सड़क पर लड़ने की तैयारी कर ली है। कानून व्यवस्था के नाम पर किस तरीके से कांग्रेस के समर्थक सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में यूसीसी के अंतर्गत आए नए आंकड़ों के अनुसार विवाह पंजीकरण में 24 गुना बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर यूसीसी कानून सुर्खियों में है, जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि यूसीसी को प्रदेश में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और बार बार यूसीसी का नाम उजागर कर सत्ता पक्ष सिर्फ आने वाले चुनाव के लिए टारगेट सेट कर रहा है। वहीं विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यूसीसी का मुद्दा कितना गंभीर है विपक्ष अच्छी तरह से जानता है। आने वाले चुनाव के लिए एक बड़े मुद्दे के रूप में यूसीसी भी शामिल होगा, जिसको लेकर विपक्ष लगातार चिंतित है।
कि कितना बड़ा मामला है कांग्रेस भी समझती है कि उत्तराखंड हमारा पायनियर स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आई है। ये अपने आप में पूरा राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और राष्ट्रीय प्रभाव इस पर है। इस मुद्दे से पूरे राष्ट्र पर इसका प्रभाव है, तो कांग्रेस चिंतित है, इसीलिए बार बार इसकी बात करती है। कांग्रेस को भी मालूम है कि आने वाले चुनाव में ये जो यूसीसी का मुद्दा है ये प्रमुख रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लीड ही नहीं ली है, पायनियर बनी है। तो ये कांग्रेस की चिंता है, आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा है और इसमें कांग्रेस। नैनीताल में हुई किसान आत्महत्या के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। खटीमा से विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने कहा कि आत्महत्या से पहले सामने आए वीडियो में जिन पुलिस अधिकारियों के नाम किसान ने लिए हैं उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। उसके बाद ही निष्पक्ष जांच संभव है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आरोपी अधिकारी ही सिस्टम का हिस्सा हैं तो एसआईटी से न्याय कैसे मिल पाएगा। देखिए, किसान आत्महत्या के मामले में जो किसान का वीडियो आया है, तो उस वीडियो को देखकर सरकार ने तत्काल जो भी लोगों का नाम उसमें पुलिस के अधिकारियों का नाम लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने सबके खिलाफ तो कर ली, कुछ अधिकारियों को छोड़ दिया अपने चहेते अधिकारियों को। उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर सस्पेंड करना चाहिए, फिर कहीं जांच की शुरुआत होनी चाहिए। जो अपराधी हैं वही एसआईटी की जांच, एसआईटी का गठन कर रहे हैं, तो कैसे न्याय मिल पाएगा। और वैसे भी जो पीड़ित था जिसने आत्महत्या की, उसने कहा कि इस सरकार से, इस पुलिस से हमें न्याय नहीं मिल सकता, मेरी मौत के बाद इसकी सीबीआई जांच हो। तो ये अपने आप में गंभीर प्रश्न है कि वो प्रशासन पे, शासन पे, सरकार पे भरोसा नहीं कर रहा था। उसने सब जगह, मतलब कि कोतवाली चौकी के सिपाही से लेकर डीजीपी तक और गृह सचिव तक उसने गुहार लगाई थी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया था। तो इसलिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए उन्होंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अब किसी को भी, मुझे लगता है भाजपा कांग्रेस में किसी को भी उत्तराखंड की जनता को राज्य की जांच एजेंसियों में भरोसा नहीं रहा। और साफ सी बात है, जब एसएसपी शामिल हैं अपराध में, तो फिर किसी अधिकारी क्या होता है जिससे न्याय की व्यवस्था हो, एक जिले में मांग सकते हैं। इसलिए आज हम डीजीपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं इन मांगों को लेकर, कांग्रेस पार्टी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब उपनल कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। कैबिनेट में हुए इस निर्णय का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो भी आश्वासन दिया है उन्हें धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपनल कर्मचारियों के लिए पहले कमेटी बनाई गई और कमेटी के निर्णय के बाद ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा दी है उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाएगा, जिसका लाभ कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो भी आश्वासन दिए उनको धरातल पर उतारा है। उन्हीं आश्वासनों में एक महत्वपूर्ण आश्वासन था उपनल कर्मियों को, जब हाई कोर्ट का डिसीजन आता है कि उपनल कर्मियों को समायोजित करना है, तो क्रमबद्ध तरीके उस कमेटी बनी, कमेटी का डिसीजन आया और डिसीजन में क्रमबद्ध तरीके से सबको समान कार्य समान वेतन की रणनीति के आधार पर जिनको 10 वर्ष हो चुके हैं ऐसे लोगों को इस श्रेणी से जोड़ा गया। और कल बहुत बड़ा अच्छा निर्णय कैबिनेट ने लिया है। मैं अपनी ओर से अपनी प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं कि युवाओं का लंबे समय के संघर्ष के बाद इस निर्णय को एक पॉजिटिव दिशा देने का काम किया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस चुनावी वर्ष में सत्ता की चाह और राजनीतिक स्वार्थ के चलते बेवजह संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार अपना काम कर रही है और पुलिस विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करने में जुटा है। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बेहतर बनाने की दिशा में अगर किसी कार्रवाई से जनता को असुविधा होती है तो उसे भी प्रशासन संवेदनशीलता के साथ देखता है, लेकिन वर्तमान में सामने आए प्रकरण में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और संभव है कि उस प्रकरण के तहत आगे भी सख्त कदम उठाए जाएं। देखिए, चुनाव
सिर पर हैं और इस चुनावी वर्ष में जो सत्ता का मोह और सत्ता की चाह बहुत कुछ करवाती है। तो ये सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर बनाने की दृष्टि से अगर जनता को कहीं कोई कष्ट होता है, विशेष रूप से किसी अधिकारी द्वारा, और जो वर्तमान में जो प्रकरण निकल कर आया है उसमें कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और हो सकता है कि उसी प्रकरण के तहत भविष्य में और भी कुछ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री एवं देवबंद विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह के पिताजी पूर्व प्रबंधक गुरुकुल फार्मेसी हरिद्वार डॉक्टर राजकुमार रावत की अस्थियों का आज हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर विधि विधान से गंगा में विसर्जन किया गया। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश स्वयं परिजनों के साथ मौजूद रहे। वैदिक मंत्रों के बीच अस्थि विसर्जन, गंगा स्नान, पूजा अर्चना और पिंडदान संपन्न हुआ। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। 6 दिसंबर 2025 को राजस्व क्षेत्र त्यूनी में एक पुरानी बिल्डिंग के कमरे में मिस्त्री का काम करने वाले 2 भाई समेत 3 लोगों के शव मिले थे। राजस्व पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब इस केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि संबंधित लोगों के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 6 तारीख को घटित हुई है भूड़ गांव में। डेनाट के 2 युवक वो अपने रिलेटिव के साथ वहाँ पे छप्पर जो ऊपर डालने का काम करते हैं और वहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। अमित राणा नाम के जो उनके प्रधान है, उनके घर पे कार्य चल रहा था। ये कमरे में थे, वहाँ पे तीनों की सुबह जब नहीं पहुँचे काम पर तो वहाँ जाकर लोगों ने उठाने का प्रयास किया तो वहाँ पे इनकी बॉडी मिली। नायब राजस्व क्षेत्र होने के कारण जो वहाँ के वो है नायब तहसीलदार, उनके द्वारा इसका पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम कराया गया है। वो सभी प्रपत्र जो है यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। अभी वादी से जो है आज हम लोग जाकर जो हमारे एसओ हैं वो जाकर उसके बयान अंकित करेंगे। बयानों में जो भी आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके आधार पर जो भी उपलब्ध साक्ष्य होंगे उस पर जो है इसमें कार्रवाई की। देहरादून में उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने आरोपी मनोज को बीती देर रात एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 30 बोर और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक फर्जी शस्त्र लाइसेंस भी बरामद किया गया है। एसटीएफ की इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड तक फैले अवैध शस्त्र लाइसेंस नेटवर्क का खुलासा हुआ है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में टीम लगातार दबिश दे रही है। इसमें एक व्यक्ति है मनोज पुत्र भोपाल सिंह, ये शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसको अरेस्ट किया गया है और इसने 2020 में अपना लाइसेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया था 30 कैलिबर की पिस्टल का, और ये लाइसेंस जो है मेरठ से ट्रांसफ़र होकर आया था यहाँ पे। और जब जानकारी प्राप्त हुई तो मेरठ में ये सिरसा हरियाणा से ट्रांसफ़र होकर आया था, और जब सिरसा हरियाणा से जानकारी प्राप्त की तो वहाँ पे इस व्यक्ति के नाम पे कोई लाइसेंस नहीं बनाया है, तो फेक एनओसी लेके इसने मेरठ में रजिस्टर कराया, फिर वहाँ से एनओसी लेके इसने देहरादून में रजिस्टर कराया। तो ये सारा हमने वहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ और सिरसा वहाँ से प्राप्त कर लिया है। और इसमें इसके खिलाफ थाना प्रेमनगर में 420, 467, 468, 471 आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इसमें मुकदमा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इसकी जो मदद करी लोगों ने फेक लाइसेंस बनाने में, उनके नाम भी कुछ लोगों के प्रकाश में आए हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस तरीके से इलीगल तरीके से आर्म को अपने यहाँ रजिस्टर कराया है, उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून से मेरी बात हुई है, उनसे हम सारी डिटेल ले रहे हैं। जितने व्यापार हमारे यहाँ ट्रांसफर होकर आए हैं उनको वेरीफाई कर ले रहे हैं, और जो भी इलीगल तरीके से यहाँ रजिस्टर हुए हैं उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
हरिद्वार में बढ़ते वनाग्नि के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक में चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर क्षेत्र को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने साफ कहा कि इन संवेदनशील धार्मिक क्षेत्रों में किसी भी वनाग्नि की घटना पर तत्काल नियंत्रण हो, इसके लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रभागीय वन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर समितियों को फायर सेफ्टी की विधिवत ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की सूची भी उपलब्ध कराई जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल की फॉरेस्ट फायर कंट्रोल में जो हमारी कमेटी है उसको लेकर पहली बैठक की गई थी। ये हमने देखा है कि पहाड़ी जनपदों में वनाग्नि की घटनाएं शुरू हो गई हैं। उसी को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में भी जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो हमारे चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर की जो पहाड़ियाँ हैं और राजा जी से लगा हुआ जो जंगल है, वहाँ पर पूर्व में जो फायर के इंसिडेंट्स हुए थे उसको देखते हुए एसओपी बनाया गया है और फायर डिपार्टमेंट को, राजस्व विभाग को और वन विभाग को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो लगातार वहाँ पर निगरानी करें। मंदिर समितियों के साथ भी सामंजस्य बिठाएं ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि जान माल का नुकसान हो, और वहाँ पे श्रद्धालुओं को भी और आम जो वहाँ पे नागरिक हैं उनको भी अवेयर किया जाए। समस्त विभाग जैसे वन विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, उप जिलाधिकारी, मेडिकल विभाग सभी लोग उपस्थित थे और इस मीटिंग में जो है समस्त बिंदुओं को कवर कर लिया गया। वन विभाग द्वारा अपना कंट्रोल बर्निंग का प्रगति, अपनी तैयारियों की प्रगति जो है वो जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और जिलाधिकारी द्वारा इस मीटिंग के माध्यम से समस्त विभागों को फॉरेस्ट फायर के चलते अलर्ट मोड पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है और इसमें जो है आपदा प्रबंधन से भी जो है कुछ मैन पावर एंगेज करने हेतु निर्देशित किया गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां परमार्थ निकेतन गंगा तट पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। नाटक में दिखाया गया कि कैसे एक व्यक्ति के अंगदान से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। वहीं लोगों को बताया गया कि अंगदान एक महान कार्य है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है और अंगदान के लिए पंजीकरण करना बहुत आसान है। तो अंगदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। नुक्कड़ नाटक इसके लिए बनाए गए और उसका सहारा यहाँ पर दिया गया। किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नुक्कड़ नाटक हैं उनके ज़रिए ये बताया गया कि अंगदान बहुत बड़ा एक पुण्य कार्य है जिसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को इसका महत्व भी समझाया गया है और ये नुक्कड़ नाटक के ज़रिए ही संभव हो सका है। तो अंगदान एक बहुत महान कार्य है। ऋषिकेश से ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से युवा आज के समय में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंगदान एक पुण्य का काम है और इसको हर किसी को करना चाहिए, जिसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। यानी कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद मरणोपरांत आप अपने शरीर का कोई भी अंग दान कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे शख्स को लाभ हो सकता है। यानी कि आपके जाने के बाद आपके जो अंग हैं वो किसी दूसरे के काम आ सकते हैं। इसलिए ये पंजीकरण कराना अब आसान हो गया है अंगदान के लिए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो कि लिफ्ट ऑफ मीडिया दिल्ली टीम जो कि दिल्ली से आए हुए बच्चे थे, उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ पे करीब 500 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को अंगदान के प्रति जागरूक किया और अंगदान के प्रति लोगों में जितनी भी भ्रांतियाँ उठती हैं उनको दूर किया। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। स्वामी जी महाराज जी के, चेतनानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज ये जो नुक्कड़ नाटक है परमार्थ आश्रम पे सफल रहा। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोगों को अंगदान के प्रति और जागरूक होना चाहिए। भारत में केवल 10 लाख लोगों में 0.8 का रेशो है, यानी कि 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति भी अंगदान नहीं करता और लगभग 1.5 से 2% ब्रेन डेथ होती है व्यक्ति की। ब्रेन डेथ होने के बाद भी परिवार को इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए ताकि डॉक्टर जो है वो सर्जरी करके जो व्यक्ति एंड स्टेज लिवर फेलियर या किडनी फेलियर की वजह से जूझ रहे हैं या किसी भी अंगों की जिनको ज़रूरत है उनकी वजह से वो जूझ रहे हैं, पंजीकरण वेटिंग लिस्ट में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, उनको टाइमली ऑर्गन्स मिल सकें और उनकी जान बचाई जा सके।
हरिद्वार पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की। कप्तान परमिंदर सिंह डोभाल के निर्देश में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत कोतवाली मंगलोर पुलिस और CIU रुड़की की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर का खुलासा किया है और ट्रक के अंदर से हरियाणा ब्रांड की 300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि शराब चंडीगढ़ से बिहार सप्लाई की जानी थी और केमिकल के बिल की आड़ में तस्करी का प्लान बनाया गया था। हरिद्वार पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कल अमल में लाई गई है, जिसमें मंगलौर पुलिस ने SOG देहात के साथ मिल करके 300 पेटी अवैध शराब जो चंडीगढ़ से लाई जा रही थी और जिसको एक बड़े ट्रक में बिहार ले जाना बताया जा रहा है अभियुक्तों के द्वारा। कीमत करीब 20 लाख से ऊपर की कीमत की अवैध शराब होगी, तो ये कल रिकवर हुई है। दोनों अभियुक्तों को आज रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। तो एक बड़ी तस्करी जो शराब की हो रही थी उस पर अंकुश लगाया और एक अच्छा मंगलौर पुलिस और SOG देहात में काम करके सब बधाई के पात्र हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। उत्तरकाशी में चल रहे माघ मेले में पहाड़ी उत्पादों की धूम है। वहीं पंडित गंगा गोविंद और फल उत्पादन समिति की ओर से पहली बार पहाड़ी खटाई का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें खटाई का स्वाद चखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं किसान कृष्णा प्रसाद रतूड़ी ने बताया कि खटाई खाने के लिए सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों के साथ सहारनपुर, दमसिंह नगर, दिल्ली के व्यापारी जिन्होंने इस मेले में दुकान लगाई हैं, उनके बीच ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहली बार पहाड़ी खटाई का जो स्टॉल है वो लगाया गया है और लोग देखिए किस तरीके से खटाई का स्वाद चखने के लिए भारी मात्रा में उमड़ रहे हैं। माघ मेले का ये पूरा कार्यक्रम था जहां पर पहाड़ी उत्पादों की धूम नजर आई और माल्टे के कंपोजन से ये बनाया जाता है पूरा, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। और माघ मेले में ये स्टॉल लगाया गया था जहाँ पर प्लेन से भी लोग पहुँचे, चाहे सहारनपुर हो, दमसिंह नगर हो, हरिद्वार हो। खटाई का स्वाद चखने के लिए लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला, भारी भीड़ देखने को मिली यहाँ पर। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो इस खटाई का स्वाद चखते हुए नजर आ रहे हैं। तो माघ मेले में ये तस्वीरें वहाँ की हम दिखा रहे हैं आपको, उत्तरकाशी की, जहाँ पर पहली बार खटाई का जो है वो स्टॉल लगाया गया है। और चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए HN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।